किसान साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार से आज हमारे बीच हैं डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी। और डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माह में कौन कौन से कृषि कार्य हमारे किसान साथियों को करने हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद चमोली जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अक्टूबर माह की आज से शुरुआत हो गई है और अगर कृषि में समय की बात करें तो समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समय से अगर हमने अपनी फसलें लगाई, समय से कटाई, बिजाई, ये सब काम अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन हमारे किसान साथी लेते हैं। और अभी की हम बात करें तो सबसे पहले खरीफ फसलों को हम देखें तो हमारी खेतों में ये खड़ी हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों ने इनकी कटाई भी कर दी है। तो एक एक करके इन सभी पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो फसलें हमारी खेतों में खड़ी हैं उनकी कटाई हमारे किसान साथियों को कब तक कर देनी चाहिए? विकास जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। क्योंकि इस माह किसान भाई दो तरह से आप काम करते हैं। एक तो खरीफ की फसल जो खेत में खड़ी हैं और उनकी कटाई भी समय से करनी होती है। दूसरी जो अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है, उसमें कीड़े बीमारी कुछ लगे हैं तो उनकी भी देखभाल करनी है। तो इसलिए ये मौसम बड़ा क्रिटिकल होता है किसानों के लिए। जैसे मैं बात करूं कि मैदानी क्षेत्रों में अभी धान जो है, जो शीघ्र और मध्यम अवधि के पकने वाली प्रजातियां हैं, वो तो कटने की तैयारी में है या कट चुके होंगे। या जो देर से पकने वाली है, जैसे बासमती धान है, इसमें आप ध्यान करेंगे कि अभी दाना पड़ रहा है और दाना पड़ते समय इस समय सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए जो है ध्यान रखें कि हवा न चलती हो, और बिना हवा के आप जो है जब मौसम अच्छा हो तो आप उसमें एक हल्की सिंचाई करते रहें जिससे उसमें नमी पर्याप्त बनी रहे। वैसे इस समय अगर आप देखें तो धान में दो तरह के जो है कीट ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अगर ये कीट आपको कहीं प्रकोप दिखाई देता है तो आप इसकी रोकथाम अवश्य करें। जिसमें से एक पत्ती लपेटक है, एक धान का फुदका है। ये दो कीट बड़े नुकसान भी पहुंचाते हैं और ये जो है इस समय जो है दाना जो पड़ा है उसका दूध का जो रस चूस करके उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अगर ये कीट आपको दिखाई दें तो आप फिप्रोनिल दवाई आती है इसकी, तो फिप्रोनिल 5 SC जो है 1 लीटर को 500 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और पत्ती लपेटक कीट अगर दिखाई देता है, चूँकि ये क्या है, धान की पत्ती को वो मोड़ करके बेलनाकार आकृति का बना देता है, जिसमें अंदर एक सुंडी रहती है। सुंडी जो हरे पत्ती के हरे भाग को खाती है। इसके नियंत्रण के लिए आप फटेरा, जिसको जो है आप 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर जैसे बुरक सकें। अब ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे, अन्यथा जो है दवाई का आपका प्रभाव जो है पूर्ण नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से एक बीमारी भी कभी कभी दिखाई देती है इसमें धान में, जिसको पर्णछेद अंगमारी कहते हैं और अंग्रेजी में शीत ब्लाइट कहते हैं। अगर ये रोग दिखाई दे तो प्रोपोकनोजोल एक दवाई आती है, इसमें 25% की, इसकी जो है 500 ml दवाई या हेक्साकोनाजोल, दोनों में से कोई सी भी मिल जाए। हेक्साकोनाजोल 5% की होती है और प्रोपोकनोजोल 25% की होती है। तो इसको हेक्साकोनाजोल की जो 1 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और इसी प्रकार से अगर फाल्स असमट दिखाई दे, फाल्स असमट में भी क्या है कि दाने जो है भूरे हरे रंग के और या काले काले भी होने लगते हैं। तो इसमें भी पकी फसल में आपको जो अगर इस तरह का दिखाई तो आपको नुकसान हो जाता है किसान भाइयों को। तो इसकी रोकथाम के लिए भी आप जो है कि आप जो 2 किलोग्राम COC का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है 77% का, इसको 500 ml में 500 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें छिड़काव कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि इसके 2 स्प्रे आपको जो है किसान भाइयों को करने होंगे। प्रथम जो है छिड़काव जो है बाली बनते समय करें और दूसरा छिड़काव बाली जब बाहर निकल आती है, दाना पड़ने लगे, तब करें। तो इसमें जो है इस रोग की रोकथाम हो जाती है। इसी प्रकार से जो है किसान भाई अगर आप देखें तो जिसके पास खेत खाली है तो इस समय जो है अक्टूबर में जो है शरदकालीन गन्ने की बुआई भी होती है। तो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो किसान भाई हैं इस समय जो है खाली खेतों की तैयारी करके अक्टूबर में जो है शरदकालीन की जो है बुआई 15 अक्टूबर तक जरूर कर लें। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें से कुछ प्रजातियां जो मैं बताता हूँ, जैसे COP 12221 है जो अगेती प्रजाति है, 12226 है वो सामान्य प्रजाति है,
और COP 13224 है, ये भी सामान्य प्रजाति है। तीनों प्रजाति पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित हैं और बड़ी अच्छी अब जो पैदावार देती हैं। इसी प्रकार से दूसरी 2-3 वैरायटियाँ और हैं जो को 150-23 ये अगेती में है, को 0118 ये भी अगेती के है, एक कोसा 13235 है, ये भी अगेती किस्म है। और ऐसे ही एक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित प्रजाति है COLK 14201, ये भी अगेती किस्म की प्रजातियां हैं। इनमें से किसी भी प्रजाति का चयन करके आप जिसका बीज आपको मिल जाए तो इसकी आप जो है 15 अक्टूबर तक बुआई अवश्य कर दें। अगर 15 अक्टूबर के बाद आप बुआई करेंगे तो तापमान में गिरावट आ जाती है, इसमें जमाव कम होता है। ये विशेष ध्यान रखें किसान भाई। इसके अलावा डॉक्टर साहब, गन्ने की बिजाई करते समय किन मुख्य बातों का हमें और ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि अगर हम बीज शोधन की ही बात करने, इसके अलावा और किन किन बातों का हमारे किसान साथियों को ध्यान रखना है? किसान भाइयों, जैसे विकास जी ने पूछा कि बीज शोधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गन्ने में जो बीमारी लगती है मुख्यतः जो रेड रोट जिसको हम कहते हैं, अगर आप इसका कंट्रोल जो है बीज शोधन से ही हो सकता है, अदरवाइज बाद में इसका कोई भी इसका उपाय नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको कि बीज को लेकर के स्वस्थ बीज का चयन करें। दूसरा जो इसमें जो है रोग मुक्त जो गन्ना है रोग मुक्त होना चाहिए। किसी भी गन्ने में अगर रोग लगा है या कीड़ा लगा है उसको हटा देना चाहिए। पहला सिलेक्शन तो ये करते हैं। दूसरा, इसमें जब कांची आप बनाते हैं तो इसको जो हो किसी भी फफूंदी नाशक दवाई को लेकर के 2 ग्राम पर लीटर की तरह घोल बना करके इसमें शोधन 10 मिनट रख करके शोधन करें और इसकी बुआई करें। दूसरा यह है कि आपको जो है, चूंकि गन्ना साल भर खेत में खड़ा रहता है और आपको जो है खाद एवं उर्वरक व्यवस्था भी बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारी अन्य फसलें हैं उनसे ज़्यादा इनको जो हो पोषक तत्व चाहिए। इसलिए इसके लिए बुआई के समय आप 225 किलोग्राम NPK लगभग जो है जो 12-32-16 का होता है, या कहिए आप 15 किलोग्राम प्रति बीघा, अगर हम बीघे की बात करें तो 15 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से बुआई के समय कुंड में डाल करके बुआई इसकी क्या नाम गन्ने की बिजाई करें। और इसके साथ साथ दूसरा मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि चूंकि आजकल सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी दिखाई देती है, तो इसके लिए आप 30 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण जो आता है या 2 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से आप इसको जो है बुआई के समय प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल साल भर जो है अच्छी हरी भरी खड़ी रहेगी और उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो मैदानी क्षेत्रों की बात हुई। अब अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर हमारे किसान साथी धान की फसल भी लगाते हैं, रामदाना है, चौलाई है, मंडुआ है, और दलहनी जो हमारी उड़द मूंग की खेती है, ये भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के किसान इनकी बिजाई करते हैं। तो थोड़ा सा अब इन फसलों की स्थिति के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या स्थिति है पर्वतीय क्षेत्रों में। किसान भाइयों, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र में इस समय जो है जितनी भी खरीफ की फसलें आपकी खेत में करें, धान है, मक्का है, आपका जो है मोटे अनाज हैं जिसमें मंडुआ है, चौलाई है और सोयाबीन है, अरहर है और मूंगफली है, और इसके अलावा जो है मक्का भी एक है। जो ये सारी फसलें इस समय आप तैयार हैं या कट चुकी हैं, कटाई की कगार पे हैं। क्योंकि ये मोटे अनाज पे भारत सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो इसकी जो है आप अच्छे से कटाई करके और उसका भंडारण जो सही तरीके से करें। हाँ। सही तरीके से क्या मतलब कि जो आप मढ़ाई करते हैं, मढ़ाई करने के बाद सफाई करने के बाद अगर आपको अच्छे दाम मिलते हैं तो आप मार्केट में भी तुरंत बेच सकते हैं। अगर आपको मार्केट में रेट अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप उसमें जो है अच्छे से धूप में सुखा करके उसमें 10% से कम नमी जब रह जाए तो उसको भंडारण करके आप कुटले में रख सकते हैं, जिससे आप उसमें कोई भी कीड़ा और नहीं लगेगा और वो आपका जो है अनाज सुरक्षित रहेगा। तो इसी प्रकार से हम जो है मूंग और उर्द की बात करेंगे कि मूंग और उर्द भी लगभग जो है पर्वतीय क्षेत्रों में तो कट चुकी होगी और मैदानी क्षेत्रों में जो है इस समय जो है परिपक्व अवस्था में है। उसमें भी आप जो है उनकी फलियां तोड़ करके और उनको अलग कर लें और बाकी जो उसका अवशेष है वो उसको आप जो है जुताई करके ज़मीन में मिला दें, जिससे वो हरी खाद का काम करता है। क्योंकि ज़मीन के अंदर इस समय जो है जीवांश मात्रा की कमी बहुत पाई गई है। अगर हम मृदा परीक्षण जो सैंपल आते हैं उनके टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो इस समय हमारी जनपद हरिद्वार की जो मृदा है उसमें
अधिकांश 80% मृदाओं में जो है 0.5% से कम ही जीवांश पदार्थ है। तो इसलिए किसान भाइयों को मेरा आग्रह है कि जितना भी फसल अवशेष संभव हो सकता हो उसको आप जो है रिसाइकलिंग करके आप जो है मिला दें, जिससे वो गल सड़ करके आपको हरी खाद और उसका जो है जीवांश पदार्थ बढ़ाने में सहायक रहेगा। जी अच्छा डॉक्टर साहब, तिलहनी फसलों की हम बात करें तो इनकी बिजाई हमें कब तक कर देनी है और किन बातों का इनकी बिजाई में हमें ध्यान रखना है? विकास जी, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय जो है आप सरसों की बुआई आप कर सकते हैं, और चूंकि तोरिया तो सितंबर में बोया जाता है, पर सरसों जो हमारी राई होती है वो इसी समय अक्टूबर के पहले सप्ताह में खेत खाली हैं उसकी बुआई कर सकते हैं। और सरसों के लिए आप जो है पंतराई 19 सर्वोत्तम वैरायटी है, आपकी पंतनगर द्वारा विकसित है। और दूसरी प्रजाति है पूसा सरसों 27 है, पंतराई 20 है, पंतराई 21 है। ये 3-4 वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं जिनकी जो है उपज जो है लगभग 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाती है, और इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय आपको जो है 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और ये ध्यान रखें कि बुआई करने से पहले आप बीज शोधित जरूर कर लें, कि उससे पहले अगर कार्बोनेंजिम आपको जो फफूंदीनाशक दवाई होती है उसकी 1 ग्राम दवा को, या थायरम हो उसकी 2 ग्राम दवाई को प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय आप जो है 120 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से जो उर्वरक एवं डालें, जिससे कि आपको जो है उसका फसल की उत्पादन ठीक मिल सके। परंतु किसान भाई एक चीज़ का ध्यान और रखें कि सरसों में जो है सल्फर की आवश्यकता होती है। क्या तो आप जो है फास्फोरस को जो है एसएसपी के माध्यम से दें, चूँकि उसमें एसएसपी में क्या है फास्फोरस के साथ साथ जो है 12% जो है सल्फर भी होता है। तो और अन्यथा जो है 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से अलग से आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप सरसों बो सकते हैं। द्वितीय सप्ताह में आप जो है असिंचित पर्वतीय क्षेत्रों में हो या मैदानी क्षेत्रों में असिंचित दशा में गेहूं की भी बुआई कर सकते हैं। और गेहूं जो है प्रथम पखवाड़े में, द्वितीय पखवाड़े में, तृतीय पखवाड़े में, तीनों में आप जैसे आपका खेत तैयार होता है उसी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास 4-5 वैरायटी अच्छी हैं, जिसमें यूपी 1109 है और एचएस 542 है, वीएल गेहूं 832 है, वीएल गेहूं 829 है। और इनमें से किसी भी चयन करके आप प्रजाति का आप इसकी असिंचित क्षेत्र के मैदानी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए आप असिंचित क्षेत्र में, चूंकि मैंने बताया कि सिंचित क्षेत्र में और असिंचित क्षेत्र में दोनों में उर्वरक की मात्रा जो है अलग संस्तुत की जाती है। तो असिंचित क्षेत्र में जो है आपको 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। और इसको जो है आप बुआई के समय दें। और बुआई के समय जो है दाना कम से कम जो है 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर जरूर डालें। अगर आप इतनी गहराई पर नहीं डालेंगे या उससे ज़्यादा गहराई पर डालेंगे तो जमाव कम होगा, और उथला डालेंगे तो वो जमेगा नहीं। तो उसमें नमी का एक स्तर बना रहता है जिसपे कि 2 से 3 सेंटीमीटर बुआ बीज, अगर बीज अच्छा है तो जमाव उसका अच्छा हो जाएगा। जी तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई कि कौन कौन से मुख्य कार्य हमें इस समय करने हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और खास बात की खेत हमें किस तरह से तैयार करना है। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी।